नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का सत्र 2021-22 का मॉडल हल प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये जो प्रश्न पत्र होगा आपके 2.5 घंटे का होगा और ये 80 अंकों का होगा। इसके बाद आपको निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ना है और उसी के अनुसार पेपर को हल करना है। पहला प्रश्न, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर बताने हैं। तो पहला है A/B का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम इसका होगा B -1/B। दूसरा, 3x = 21 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। 3x = 21, तो x बराबर हो जाएगा 21/3। तो 21 में 3 का भाग दिया, 7 × 21 7, तो हमारा उत्तर आ जाएगा A 7। तीसरा प्रश्न, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो यहाँ हमें चर की अधिकतम घात बतानी है रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण में अधिकतम घात होती है 1। चौथा प्रश्न, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो चतुर्भुज के आमने सामने की जो बिंदु होते हैं, आमने सामने के जो बिंदु होते हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। छठा, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको उस संख्या को बताना है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा C एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो किस संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसकी इकाई का अंक है वो 1 आना चाहिए। तो 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81 आते हैं, तो इसका इकाई का अंक 1 आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा A 109। आठवां, 120 का 80% होगा। तो 120 का 80% निकालने के लिए 80/100 × 120, इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 12 8 96, तो हमारा उत्तर आ जाएगा C 96। नौवां, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 10वां, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा C। 11वां, 6xy तथा 4x² का गुणनफल। 6xy × 4x², इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना। तो 6 को 4 से गुणा किया 24, x को x² से गुणा किया x की घात 3 और y 24 x की घात 3 y, तो इसका उत्तर हो जाएगा A 24 x की घात 3 y। 12वां, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। यहाँ पर 5/6 × 5/6 × 5/6 × 5/6, इसको जब हल करेंगे तो इसकी घात आ जाएगी। जितनी बार संख्या आएगी उतनी घात आ जाएगी। तो 1 2 3 4, इसका उत्तर हो जाएगा 5/6 की घात 4। अगला प्रश्न, A-B² को हल करना है। A-B² एक सर्वसमीका है, सेकंड नंबर की सर्वसमीका है और उसका हल होता है A² - 2AB + B²। अब अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या AB को लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या है AB, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो B इकाई का अंक होता है, उसको अकेला लिख सकते हैं, प्लस A जो भी होगा उसमें 2.5 का अंक होगा, तो उसको 10 से गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10A + B। अगला प्रश्न, 15/16 XYZ में 15/16 XYZ में XYZ का गुणांक है। तो XYZ का गुणांक हो जाएगा 15/16, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15/16। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है, समीकरणों में सदैव रिक्त स्थान का चिन्ह प्रयोग होता है। तो समीकरणों में हमेशा बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है, बराबर का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य, यहाँ पर है शून्यों की संख्या केवल होती है। तो शून्यों की संख्या वर्ग संख्या में सम होती है, हमेशा सम होगी।
तीसरा, ब्याज का संयोजन होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो ब्याज की दर आधी होती है उस समय ब्याज का संयोजन होता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन अगर अर्धवार्षिक हो रहा है तो उसकी ब्याज दर आधी और समय दुगुना हो जाता है। चौथा, 2/8 x की घात 4 में x की घात 4 का गुणांक रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर x की घात 4 का गुणांक आ जाएगा 2/8। पांचवा, किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो यह संख्या रिक्त स्थान से विभाज्य होगी। तो अगर इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई का अंक शून्य होने पर 10 से भी विभाजित हो सकती है और 5 से भी उसको विभाजित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न सरल कीजिए। 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3/2 की घात -4 देगा। इसको हमें हल करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3/2 की घात -4। सबसे पहले तो ये जो माइनस की घातें हैं इनको हमें प्लस में बदलना होगा। तो बराबर 16 की घात -1 को प्लस में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 1/16 की घात 1। तो 1 इंटू में लिख देंगे 5 की घात 3 इंटू 2 की घात -4। इसको बदलेंगे तो ये 2 की घात 4/1। अब इनको हल कर लेते हैं। 1/16 इंटू ये हो जाएंगे 5 की घात 3। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 इंटू 2 की घात 4। इसको जब गुणा करेंगे 16। अब इस 16 से ये 16 कट गया बराबर 1 को 125 से गुणा किया 125। ये हमारा उत्तर आ गया। चौथा प्रश्न, 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 कोष्ठक भाजक 4 की घात 3 से घातांक रूप में लिखिए। तो इसको हमें घातांक रूप में लिखना है। तो इस प्रकार हल करेंगे। 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 भाजक 4 की घात 3। इसको सरल करना है। सबसे पहले हम इस कोष्ठक को हल कर लेंगे। तो कोष्ठक में आधार समान है और बीच में गुणे का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी। भाजक 4 की घात 3 बराबर 4 की घात ये हो गई 7 भाजक 4 की घात 3। आधार समान हो तो बीच में भाग का चिन्ह हो तो घात घट जाती है। तो 4 की घात 7 -3 बराबर 4 की घात 4। ये हमारा उत्तर आ जाएगा 4 की घात 4। पांचवा प्रश्न, 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका हम योगफल इस प्रकार ज्ञात करेंगे। 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x बराबर सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे हम। तो लघुत्तम आ जाएगा 6 5x प्लस 7x प्लस 1x बराबर। अब इनको जब जोड़ेंगे ऊपर वाली संख्याओं को तो ये हो जाएंगे 7 और 5 12 और 1 13/6x। ये हमारा हल आ जाएगा। इसका योगफल आ जाएगा। छठा प्रश्न, 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। 1:4 तो इसको हम लिखते हैं बट्टे में 1/4 इंटू प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं। 4 का भाग 100 में गया 25 बार। 25 को 1 से गुणा किया 25%। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25%। सातवां प्रश्न, 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम 8000 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 8000 तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 4000, फिर 2 का भाग देंगे तो 2000, फिर 2 का भाग देंगे तो 1000, फिर 2 का भाग दिया 500, 2 का भाग दिया 250, फिर 2 का भाग दिया 125, फिर 5 का भाग जाएगा 25 बार और 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग गया 1 बार। तो इस प्रकार हमारे पास 8000 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इन सब को हम लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड के घनमूल निकालना है तो 3-3 की जोड़े बनाए जाते हैं। घनमूल निकालने के लिए 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो लिख देंगे अतः घनमूल 8000 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5। सब में से एक एक अंक ले लिया। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 5 से गुणा किया 5 चौके 20। 8000 का घनमूल आ गया 20। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न, 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। 42
स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो सर्वसमीका एक का उपयोग करेंगे। तो सर्वसमीका एक में क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। इसी अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर हो गया 4 चौक 16 1600 प्लस 2 को 40 से गुना किया 80, 80 को फिर 2 से गुना करेंगे 160 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 4 6 और 1 7 1764, ये हमारा उत्तर आ गया। 42 का स्क्वायर 1764। प्रश्न संख्या 9, आयत की परिभाषा। यहाँ पर है परिभाषा दीजिए। तो इसके उत्तर में हमें आयत की परिभाषा लिखनी है। तो इसका हल हो जाएगा आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो ये परिभाषा भी हम इसकी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मानक परिभाषा है, आयत की मानक परिभाषा यही होगी हमारे। प्रश्न संख्या 10, एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 5 भुजाएं हो। तो जिस समबाहुभुज की 5 भुजाएं हो उसकी प्रत्येक आंतरिक कोण की हमें मान ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार हल लिखेंगे, प्रश्नानुसार आकृति में भुजाओं की संख्या बराबर 5 भुजाएं दे रखी, तो n बराबर हो जाएगा 5, n बराबर 5। अब हम लिख देंगे अतः इस आकृति में कोणों का योग। अब सबसे पहले हम कोणों का योग ज्ञात करेंगे। कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n का मान रख देते हैं, n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 5 में से 2 घटाए 3 इंटू 180 डिग्री। अब 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। ये तो पांचों कोणों का, 5 भुजाएं हैं तो 5 कोण होंगे, पांचों कोणों का योग आ गया। इसलिए हम मान लेते हैं प्रत्येक कोण x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540 डिग्री। यहाँ पर हमने एक कोण का मान x माना और समबाहुभुज है तो उसके प्रत्येक कोण है वो उसका मान समान रहेगा। 5 बार x को जोड़ लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 5x बराबर 540 डिग्री। अब x बराबर हो जाएगा 540 डिग्री बटे 5। तो 540 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 0 8 पंजे 40, 108 डिग्री। तो समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान होगा 108 डिग्री। प्रश्न संख्या 11, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2 को हल कीजिए। तो इसे हमें हल करना है। 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। तो 2x माइनस x बराबर 2 प्लस 3। यहाँ पर x प्लस का है तो इस तरफ आते ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस का है तो इस तरफ आते ये प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार हमने लिख दिया 2x माइनस x बराबर 2 प्लस 3। तो 2x में से x घटाया x बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो 5, x का मान आ गया 5, ये हमारा उत्तर हो गया। 12वां प्रश्न, -2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/16 को हल कीजिए। तो हमें इसको इस प्रकार हल करना है, -2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/16। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 4 का भाग इसमें गया 4 बार और 2 का भाग 4 में गया 2 बार। अब 3 का भाग 6 में गया 2 बार, तो इसमें ये कट गया बराबर ऊपर माइनस का 1/5, -1/5 इसका हल हो जाएगा। 13वां प्रश्न, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हैं।
तो हमें 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखनी है। 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखनी है तो हम संख्या रेखा के अनुसार समझ लेते हैं। यह है 0, 1, 2। तो हमें इस तरफ बढ़ना है। तो -1, -2, -3। 2 से छोटी कोई भी संख्या लिखनी हो तो हमारे पास यहाँ से जो भी संख्या आएगी वो 2 से छोटी होगी। तो हम लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0 व 1। ये 5 परिमेय संख्याएं वो 2 से छोटी है। यहाँ पे बट्टे की संख्या आ सकती है, यहाँ पे भी माइनस में बट्टे की संख्याएं आ सकती है। इस प्रकार हम ये सारी संख्याएं लिख सकते हैं। 14वां प्रश्न 3.02 इंटू 10 की घात -6 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। 3.02 इंटू 10 की घात -6। इस संख्या में हम दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 302/100 इंटू, अब हम 10 की घात -6 को धनात्मक घात में बदलते हैं। तो धनात्मक घात में बदलेंगे तो 1/10 की घात 6। अब इसको आगे हल करेंगे। 302 अब बट्टे में इनको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 0 आ गए। बट्टे में 8 शून्य आ रहे हैं तो ऊपर वाली जो संख्या है उसमें दाईं तरफ से 8 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। बराबर 2, 0, 3, 3 तो ये हो गए 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। 15वां प्रश्न 8x - 3/3x = 2 हल कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। हमें दिया है 8x - 3/3x = 2। तो यहाँ पर बटे में 3x है, बटे में 3x है। इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों को 3x से गुणा करने पर, इस 3x को हटाने के लिए दोनों पक्षों को हमारे को 3x से गुणा करना है। 8x - 3/3x इंटू 3x बराबर 2 इंटू 3x। तो ये 3x से 3x कट गया, शेष रह जाएगा 8x - 3 बराबर 2 इंटू 3x। अब चर पदों को अलग कर लेते हैं और अचर पदों को अलग कर लेते हैं। 8x - 6x बराबर 3। 8x में से 6x घटाए 2x बराबर 3। तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ये हमारा उत्तर आ गया। x बराबर 3/2 हमारा आंसर आ गया। 16वां प्रश्न समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ के मान ज्ञात कीजिए। हमारे को एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसका एक कोण B दे रखा है और बाकी के कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम कोण X का मान ज्ञात करते हैं। कोण X प्लस कोण B, एक सरल रेखा पर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण X प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण X प्लस B का मान रख देते हैं 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 में से 100 घटाएंगे 80 डिग्री। ये कोण x का मान आ गया। अब देखिए हमारे पास दो कोण तो आ गए हैं, कोण x और कोण B। अब देखिए सम्मुख कोण समान होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। कोण B बराबर कोण y बराबर 100 डिग्री। तो कोण y का मान आ गया 100 डिग्री। उसी प्रकार कोण x बराबर कोण z, कोण x बराबर कोण z का मान भी आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि x और z सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। इस प्रकार हमारे पास मान आ गए। कोण x का मान तो है 80 डिग्री, कोण y का मान है 100 डिग्री और कोण z का मान भी है 80 डिग्री। 17वां प्रश्न वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 252 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 2 का भाग दिया 1, 2, 6, फिर 2 का भाग दिया 6, 3, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 2, 1, फिर 3 का भाग 7 और 7। यहाँ पर जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 2 के जोड़े 2 बन गए और वांछित जो संख्या बच रही 7 है। तो 7 एक ऐसी संख्या जिसको हम इससे गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यह स्पष्ट है
कि पूर्ण वर्ग के लिए 7 और वांछित है। 18वां प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है और विधि अभाज्य गुणनखंड की होगी। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल कर लेते हैं। 512 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का भाग जाएगा इसमें 2, 5, 6, फिर 2 का भाग गया 1, 2, 8, फिर 2 का भाग गया 6, 4, फिर 2 का भाग गया 3, 2, 2 का भाग गया 16, 2, 8, 2 का 4 और 2 का 2 और 2 का 1। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसमें हमें 3-3 के जोड़े बनाने होंगे। घनमूल निकालना हो तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो अभी इसको लिख देंगे घनमूल 512 बराबर 2 × 2 × 2 बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 19, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए जहां ए तथा बी एक अंक है। तो ए और बी दोनों एक एक अंक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। 3, 2, 5 और हमें करनी है इसमें जोड़ और यहाँ पर 2 ए की जगह आ जाएगा 7 जोड़ेंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे यानी ए बराबर हम लेंगे 7। 7 और 5 12, यहाँ से लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो b का मान आ जाएगा 6। a का मान 7 और b का मान 6। ये हमारा उत्तर हो गया। 20वां प्रश्न, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्कूटर के मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है यानी उसमें कमी आ रही है, तो उसे हमें ज्ञात करना है। उसको ध्यान में रखते हुए इसका मूल्य है वो 1 साल बाद का ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, हमें जो भी मान दिया है वो लिख लेते हैं मूल्य है। स्कूटर का मूल्य हमें दे रखा है 42,000 रुपये। 42,000 रुपये। अवमूल्यन दर आर दे रखी है हमारे को 8% वार्षिक और समय दे रखा है 1 वर्ष। 1 वर्ष का इसमें समय होगा, इसलिए 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य हो जाएगा P 1 - R/100 बराबर। अब मान रख देते हैं। P का मान है हमारे पास 42,000, 1 - R 8 और बटे में 100 बराबर 42,000 इंटू, इनको जब हल करेंगे अंदर इनको हल करेंगे तो 1 का बटे में लिख दिया और लघुत्तम ले लिया तो लघुत्तम आ गया 100। 100 - 8 बराबर 42,000 इंटू 100 में से 8 घटाए 92 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए। आगे हल करेंगे इसको। 92 और 420, इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आ जाएगा। 420 को 92 से गुणा करना है तो 0 4 8 इंटू 0 18 9 चौक 36 और 1 37 0 4 6 8 3 38,640। स्कूटर का मूल्य हो जाएगा 38,640 रुपये। 1 साल बाद अवमूल्यन के बाद स्कूटर का मूल्य हो जाएगा 38,640 रुपये। ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 21, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले तो इस अनुपात के अनुसार उनकी आयु मान लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे माना कि राहुल एवं हारून की वर्तमान आयु क्रमशः है 5x व 7x। 5x तो हम राहुल की आयु मान रहे हैं और 7x हारून की आयु मान रहे हैं। ये हमने आयु मान ली, वर्तमान आयु। अब हमें देखना है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या स्थिति होती है? तो लिखेंगे हम 4 वर्ष बाद राहुल की आयु जो आयु हमने मानी है 5x, उसमें हम जोड़ देंगे 4 वर्ष। 5x + 4। उसी प्रकार हम लिखेंगे हारून की आयु लिखेंगे 7x + 4। अब हम इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु है वो 56 वर्ष हो जाती है, यानी दोनों की 4 वर्ष के बाद आयु जोड़ेंगे तो वो 56 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे राहुल की आयु 5x + 4, इसको जोड़ देंगे हारून की आयु में, तो ये हो जाएगी 56 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 56 वर्ष। अब इसको आगे जोड़ लेते हैं, 5x और 7x को जोड़ा तो ये हो गई 12x प्लस 4 और 4 को जोड़ा तो 8 बराबर 56 वर्ष। 56 वर्ष। अब आगे हल करेंगे तो 12x बराबर 8 इस तरफ प्लस में है तो दाईं तरफ जाते ये माइनस में हो जाएंगे, 56 में से 8 घटा लेंगे तो x बराबर 56 में से 8 घटाए तो ये हो गई 48, और 48 में हम 12 का भाग दे देंगे तो 48/12 बराबर 4। हमारे पास जो x माना था हमने उसका मान आ गया है 4। अब इसको रख देते हैं जो हमने आयु मानी थी इनकी दोनों की। तो राहुल की आयु हमने मानी थी 5x, तो x का मान रखेंगे तो 5 × 4, x का मान हमारे पास कितना है 4, 5 के 20 वर्ष राहुल की आयु आ जाएगी। इसी प्रकार हारून की आयु बराबर 7x हमने मानी थी, तो 7 × x की जगह हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 वर्ष। वर्तमान में उनकी आयु है वो 20 वर्ष व 28 वर्ष। ये हमारे उत्तर आ गए हैं। 22वां प्रश्न, सरल कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ बीजीय व्यंजक दे रखे उनको हल करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं, a² + 5 कोष्टक b³ 3 + 3 कोष्टक 1 + 5। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए आगे हल करेंगे तो इस कोष्टक को खोलना है हमें, तो इस कोष्टक को खोलेंगे तो इससे गुणा करेंगे और 5 अलग हो जाएगा। a² इसको गुणा करेंगे b³ 3 + 3 से, प्लस इस 5 को और गुणा करेंगे b³ 3 + 3 और लास्ट में प्लस का 5। अब इसको आगे गुणा कर लेते हैं, a² को b³ से गुणा किया, a² b³ प्लस 3 को a² से गुणा किया 3a² प्लस 5 b³ प्लस 3 को 5 से गुणा किया 15 और प्लस के 5 बराबर। अब इनको हल करेंगे आगे तो a² + b³ प्लस 3a² प्लस 5 b³ और 15 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 20। ये हमारे उत्तर आ गए। अब इसका दूसरा है x + y, इसको गुणा करना है हमें x² - xy + y² से, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, x + y कोष्टक x² - xy + y²। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले इस कोष्टक को खोलेंगे हम, कोष्टक को खोलेंगे तो x को गुणा करेंगे इस पूरे अगले वाले कोष्टक से y², फिर इस y को गुणा करेंगे प्लस y गुणा करेंगे y² बराबर x को x² से गुणा किया x³ माइनस x को xy से गुणा किया x² प्लस xy² प्लस इसको हम जैसे जैसे आगे गुणा करते जाएंगे x² माइनस xy² प्लस y³। अब देखिए ये माइनस का x² इस प्लस के x² से कट जाएगा और प्लस का x² इस माइनस के x² से कट जाएगा, तो इसका उत्तर रह जाएगा शेष x³ प्लस y³। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। पहला है हमारे पास 1/3 कोष्टक घात -1 माइनस 1/4 कोष्टक -1, इसकी भी घात हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें ये जो माइनस की घात होती है इसको प्लस में करना होता है, तो बराबर इसको जब प्लस में करेंगे तो ये आ जाएगा 3⁴ माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4⁴ बराबर 3 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -1। दूसरा है -4⁵ भाजक -4⁸। बीच में अगर भाग का चिन्ह हो और आधार समान हो तो घातें घटा दी जाती हैं, तो इनकी घातें हम घटा देंगे। -4⁵ -8 बराबर -4 की घात हो जाएगी -3। तो अब इस -3 की घात है उसको प्लस में बदलना है, तो प्लस में बदलेंगे तो इसको लिख देंगे हम 1/3
-4 की घात 3। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 1/-4 की घात 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 24वां प्रश्न, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। जमा धन पर वार्षिक ब्याज। इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हमें इस आलेख को बनाने के लिए पैमाना और उसके x अक्ष और y अक्ष के बारे में विवरण लिखना है। अक्षों के विवरण में हम लेंगे x अक्ष पर जमा धन, x अक्ष पर हम ले लेंगे जमा धन, और y अक्ष पर हम लेंगे साधारण ब्याज। अब हम इसका अलग से पैमाना मान लेते हैं। पैमाना 3 इकाई, ग्राफ की 3 इकाई बराबर 1000 रुपए। x अक्ष पर हम 1000 रुपए 3 इकाई में लेंगे। उसी प्रकार 3 इकाई बराबर 80 रुपए, 3 इकाई बराबर 80 रुपए, ये हम लेंगे y अक्ष पर। इस प्रकार हम पैमाना मान के जब इस ग्राफ को बनाएंगे तो हमारा ग्राफ इस प्रकार बनेगा। तो हमने x अक्ष पर तो ले लिया हमने जमा धन, और y अक्ष पर ब्याज, जो साधारण ब्याज बन रहा है उसको ले लिया, और इसको हमने पैमाने के अनुसार 3 इकाई बराबर 1000 मानते हुए लिख दिया, और फिर माप के अनुसार इनको लिख दिया। जैसे 1000 पे 80 रुपये ब्याज हो रहा है, इसको हमने पहले लिख लिया। फिर दूसरा 2000 पे 160, तो 2000 पे 160 रुपये। उसी प्रकार 3000 पे 140 रुपये, 4000 पे 320 रुपये, और 5000 पे 400 रुपये। इस प्रकार हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।